Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services। आज की पहली टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2021 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। 2020 में इंडिया का रैंक था 130, 2021 में हुआ 132, मतलब इसका रैंक डिक्लाइन हुआ है। 90% ऑफ द कंट्रीज का परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस बार डिक्लाइन हुआ है 2021 के रिपोर्ट में ड्यू टू मल्टीपल रीजंस सच एज कोविड-19, यूक्रेन वॉर, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे स्कोर रहा है 0.633, तो इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में। रीसेंट रिपोर्ट में कई सारी कंसर्न्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो फॉल कर चुका है। 2018 में ऐसी प्रोबेबिलिटी थी कि एक इंसान 70.7 ईयर्स तक अलाइव रहेंगे, लेकिन 2021 में वो गिर के आ गया है 67.2 ईयर्स। सिमिलरली जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है मेल फीमेल में, इसमें इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 6.7% और ये ग्लोबल सिनेरियो है। तीसरा कंसर्न ये है कि पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों की वजह से जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो है वो डिटेरेट कर गया है और ह्यूमन राइट्स पे भी कई सारी इम्पैक्ट देखी जा सकती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन में जो डेथ्स हुई हैं उसकी बात करें, उससे लेके चाइना में जो उइघुर पॉपुलेशन है उनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जा रही है, सभी कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज मेंशन्ड अर्लियर, इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP पब्लिश करती है सिंस 1990। UNDP जो है हमें पता है कि ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसे 1965 में फॉर्म किया गया था। ये डिफरेंट कंट्रीज को हेल्प करती है पॉवर्टी इरेडिकेशन में, इसके अलावा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो इसको इंश्योर करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लेती है। मेजर एम है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसकी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है इसमें ये एक पहला अटेम्प्ट था कि डेवलपमेंट जो है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड, इसे डिफाइन किया जाए और इसे मेजर किया जाए। ग्रोथ अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है, हमें पता है। ग्रोथ जो है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्सपेक्टिव आ जाता है, कंट्री का GDP, ये सब जो फिगर्स हैं ये सब दर्शाया जाता है। लेकिन डेवलपमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट पैरामीटर है जहाँ पे एक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो वेल बीइंग है वो भी काउंटेड होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसे एक ऐसे सिलेक्ट टीम ने बनाया था जिसमें स्कॉलर्स थे, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स थे और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस जो UNDP का एक विंग है इसके मेंबर्स भी थे। ये टीम जो है इस टीम को लीड कर रही थी महबूब उल हक और इंगे कॉल। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसमें जो इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि डिफरेंट कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, क्या सिचुएशन है, ये इंडिकेटर्स हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ जो है इसमें देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, इसे मेजर किया जाता है। एजुकेशन में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसे मेजर किया जाता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इसे मेजर किया जाता है। पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी इन US डॉलर्स इंस्टेड ऑफ GDP पर कैपिटा ऑफ द पास्ट। किसी भी एक कंट्री की GDP पर कैपिटा इससे नहीं काउंट किया जाता, रादर परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स, इसे पर कैपिटा
जो इनकम है इस कॉन्टेक्स्ट में मेजर किया जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब 10 रुपए में कितने पेन्स हम इंडिया में खरीद सकते हैं, उसी के इक्विवेलेंट हम यूएस में कितना खरीद सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर कितनी है, इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर। पैरिटी मतलब कितना इसमें गैप कम है, कितनी इक्वालिटी है परचेजिंग पावर में अक्रॉस द वर्ल्ड इन यूएस डॉलर्स टर्म्स। तो इसी को दर्शाया जाता है और इसी को मेजर किया जाता है और इसी के बेसिस पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इसे कंसिडर किया जाता है। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो स्कोर्स निकल के आते हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है इसे कैलकुलेट किया जाता है कंपोजिट इंडेक्स निकालने के लिए, जो बेसिकली एक एग्रीगेट है ऑफ दीज 3 HTI डायमेंशन। उसके बाद HTI जो है वो फैसिलिटेट करता है इंस्ट्रक्टिव कंपैरिजंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस विथ इन एंड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के जो परफॉर्मेंसेस हैं उसका एक कंपैरिजन, कंट्री के अंदर ही डिफरेंट प्लेसेस रीजन में क्या स्टेटस है इसका एक कंपैरिजन, और उसके बाद इन कंपैरिजंस को जो है एक बेसिस बनाया जाता है टू डिटरमाइन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वैल्यूज जो हैं इसे एक्सप्रेस किए जाते हैं बिटवीन 0 and 1। इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम है फॉर ईच डायमेंशन, जिसे गोल पोस्ट भी कहा जाता है, और देखा जाता है कि हर एक कंट्री कहाँ स्टैंड करता है इन गोल पोस्ट के कंपैरिजन में। अगर किसी कंट्री का जो स्कोर है इंडेक्स में वो 0.8 से 1 के बीच में आता है, यानी वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.5 से 0.799 के बीच में आता है इंडेक्स में, मतलब वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है। इंडिया इसी के बीच में आता है, 0.6 के आसपास है। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री यानी 0 से 0.499 पॉइंट है इसके स्कोर में। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मियावॉकी मेथड। पंजाब में एक विलेज है कुहरियान वाली। ये विलेज एग्जाम्पल बन चुकी है फॉरेस्ट कवर एक्सपेंशन की। 2021 में इस डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर थी सिर्फ 1.34%। ये स्टेट में लोएस्ट था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जिसका नाम था माई विलेज माई फॉरेस्ट। इसे 2021 में ही अक्टूबर के महीने में स्टार्ट किया गया। इस इनिशिएटिव का, इस प्रोजेक्ट का आइडिया ये था कि विलेज में जो भी अनयूज्ड लैंड है उसे यूटिलाइज किया जाए और मियावॉकी मेथड जो है इसे अप्लाई करके फॉरेस्ट्स को डेवलप किया जाए। अक्टूबर में शुरू किया गया था 2021 के, अभी 2022 का अगस्त चल रहा है। 1 साल से भी कम समय में ये जो एरिया है यहाँ पे प्लांट्स चारों तरफ हैं। इसमें नीम, अर्जुन, अशोक, जामुन, गुआवा, इन सारी ट्रीज ने पूरा कवर करके रखा है इस जगह को। फॉरेस्ट जो है ये सेल्फ सस्टेनेबल है एज प्लांट्स हैव गेन्ड इनफ स्ट्रेंथ। मतलब सारी जो यहाँ पे ट्रीज एंड प्लांट्स हैं ये इतनी अभी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल है। इससे अलग से केयर करने की या मतलब पानी, फर्टिलाइजर कुछ भी डालने की यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ सस्टेनेबल है, ये खुद ही सर्वाइव कर लेगी। जो नॉर्मल वेदर कंडीशंस हैं जो फॉरेस्ट में यूजुअली होता है उसी तरीके से। अब आते हैं मियावॉकी मेथड पे। 1980s में मियावॉकी मेथड को डिज़ाइन किया था एक जापानीज बॉटनिस्ट ने जिनका नाम था अकीरा मियावॉकी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें छोटे छोटे प्लॉट्स में लैंड के माइक्रो फॉरेस्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। यूजुअली फॉरेस्ट्स यानी बहुत बड़ा एरिया, लेकिन मियावॉकी मेथड में छोटे छोटे माइक्रो फॉरेस्ट्स छोटे छोटे प्लॉट्स में लैंड के बनाए जाते हैं। लोकल कंडीशंस क्या है, वेदर कंडीशंस क्या
ट्रीज और प्लांट्स एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में अच्छे से ग्रो करेंगे, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हर स्क्वायर मीटर में 3 से 4 सैपलिंग्स को, पौधों को प्लांट किया जाता है इस मेथड में। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें सॉइल क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, ये सब मायने नहीं रखते। बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में कौन से ट्रीज़ ग्रो कर जाएंगे ये सब देखते हुए उन्हें प्लांट कर दिया जाता है। सैपलिंग्स को प्लांट करने के बाद 8 से 9 महीने इन प्लांट्स को केयर किया जाता है। तब तक केयर किया जाता है जब तक ये जो माइक्रो फॉरेस्ट्स हैं ये सेल्फ सस्टेनिंग ना बन जाए, कि अलग से इन्हें पानी, अलग से इन्हें चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही सर्वाइव करने लग जाए अपनी जगह पे। इस मेथड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को इसमें उगाया जाता है इन अ फेयरली डेंस मैनर। प्लॉट में डिफरेंट लेयर्स में जो है प्लांट्स उगते हैं, ट्रीज उगते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एज मेंशन्ड अर्लियर, जिसमें श्रब्स हैं जो हमें पता है कि बहुत छोटे होते हैं, फिर उसके बाद ट्रीज एंड देन कैनपीज जिसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे टाइनी फॉरेस्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ये छोटे प्लॉट्स। कन्वेंशनल मेथड्स में जिस तरीके से हम पेड़ पौधे उगाते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो मिनी फॉरेस्ट्स जो मियावाकी मेथड के द्वारा उगाए जाते हैं ये 10 गुना फास्टर उगते हैं और ये 30 गुना ज़्यादा डेंस होते हैं और 100 गुना ज़्यादा बायोडाइवर्स होते हैं। इनमें डाइवर्सिटी होती है, इतनी वैरायटी होती है। सिग्निफिकेंस मियावाकी टेक्निक की ये है कि ये जो लोकेलिटी है जहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट्स में ऐसे फॉरेस्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उस एरिया की जो टेम्परेचर है उसे कम कर देती है। हमें पता है जहाँ पे फॉरेस्ट्स होती हैं वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज हो जाती है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर जाहिर से कम होती है। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन दोनों ही रिड्यूस हो जाती है क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक की तरह काम करने लगती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, वो सीक्वेस्ट्रेट कर लेती है। लोकल बर्ड्स जो इंसेक्ट्स हैं इन्हें अट्रैक्ट करने लगती हैं ये फॉरेस्ट्स एंड एज मेंशन्ड अर्लियर ये कार्बन सिंक्स क्रिएट करती है अप टू 30 टाइम्स ज़्यादा अगर ये छोटे फॉरेस्ट्स या वहाँ पे माइक्रो जो फॉरेस्ट है वो ना होते तो उसके कंपैरिजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल फॉरेस्ट्स। लेकिन इन फॉरेस्ट्स में कुछ क्वालिटीज़ नहीं होती, लैकिंग होती है जो नेचुरल फॉरेस्ट्स में ज़्यादा होती है, जैसे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और ऐसी कुछ प्लांट्स जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है वो नेचुरल फॉरेस्ट्स में बेटर ग्रो करती हैं, वहाँ पे ऐसी ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं। लेकिन सिंस यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वे में हम खुद डिज़ाइन करके श्रब्स, ट्रीज़, प्लांट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन ट्रीज़ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने की जो चांसेस है वो कम रहती है। दूसरी बात यह है कि नेचुरल फॉरेस्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी एरिया में वो ग्रो करती है, तो डेफिनेटली रेनफॉल भी वो ज़्यादा लाती है, रेनफॉल होने की चांसेस ज़्यादा होती है नेचुरल फॉरेस्ट एरिया में। लेकिन ये जो माइक्रो फॉरेस्ट्स हैं मियावाकी टेक्निक के द्वारा जो क्रिएट किए जाते हैं इतने छोटे होते हैं कि ये उतनी ज़्यादा रेनफॉल को नहीं कॉज कर पाते, तो ये एक डाउनसाइड है। अदरवाइज ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मेथड है और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन माइक्रो फॉरेस्ट्स की। अगली टॉपिक है लीजियोनेलोसिस। अर्जेंटीना में एक न्यूमोनिया आउटब्रेक हुआ था जिससे 11 पीपल इन्फेक्टेड हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। फाइनली आइडेंटिफाई किया गया है कि इट्स बिकॉज ऑफ लीजियोनेलोसिस। लीजियोनेलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें निमोनिया लाइक इलनेस होता है। इसमें माइल्ड इलनेस होता है और कभी कभी बहुत सीरियस हो जाता है और ये फेटल भी हो जाता है। तो इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये एक फेटल फॉर्म ऑफ निमोनिया है। इसमें लीजियोनेला बैक्टीरिया
ये जो कॉजल बैक्टीरिया है इसकी, और अगर हम इसकी स्प्रेड की बात करें तो डिजीज स्प्रेड होती है जब कंटैमिनेटेड एरोसोल्स इनहेल को इंडिविजुअल करते हैं। ये जो एरोसोल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कई सारी सोर्सेस हो सकती हैं इसकी। एसी की कूलिंग टावर्स हो सकती है, इंडस्ट्रियल कूलिंग जो होती है, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर्स उसमें हो सकती है, हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम्स जो है हीटिंग होती है जहाँ पे, वहाँ पे हो सकती है, ह्यूमिडिफायर से हो सकती है, इनफैक्ट स्पास से भी ये एरोसोल्स जो है वो इनहेल कर सकते हैं कोई इंडिविजुअल। डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इस डिजीज का नहीं रिपोर्ट हुआ है अभी तक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप में रिसेंटली लीजियोनेलोसिस डिजीज का जो बर्डन है ये बढ़ता जा रहा है। अभी हर साल 450 से भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लीजियोनेलोसिस डिजीज इन द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। लीजियोनेलोसिस डिजीज में यूजुअली हाई फीवर होता है, चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हेडेक एट्सेट्रा। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो वाटर सिस्टम मैनेजमेंट, मतलब वाटर सिस्टम जो कूलिंग टावर्स होते हैं या जो बड़े बड़े वाटर मैनेजमेंट के लिए जो मशीन्स होती हैं, इन्हें प्रॉपरली क्लीन करना एट रेगुलर इंटरवल्स, इसका एक ही उपाय है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, शुमंग लीला। रिसेंटली जो 50th ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल है वो स्टार्ट हुआ इम्फाल में, मणिपुर के। शुमंग लीला जो है ये मणिपुर का एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है जिसमें फीमेल आर्टिस्ट्स का जो भी रोल है वो मेल एक्टर्स प्ले करते हैं और मेल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्ले किया जाता है बाय द फीमेल आर्टिस्ट्स इन द केस ऑफ फीमेल थिएटर ग्रुप्स। मतलब अगर मेल थिएटर ग्रुप है तो सारे ही रोल्स मेल ही करेंगे और अगर फीमेल है तो सभी रोल्स फीमेल परफॉर्म करेंगे। मॉडर्न टाइम्स में शुमंग लीला जो है इसमें जो परफॉर्मेंसेस होती है वो फोकस करती है ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड ह्यूमन मॉरल वैल्यूज। तो जाहिर है कि ये जो थिएटर है ये ह्यूमैनिज्म, टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस इसे प्रमोट करती है, प्रिजर्व करती है, डिवोशन, ट्रूथ, जस्टिस अपने परफॉर्मेंसेस के थ्रू इन्हें दर्शाती है। अगली टॉपिक है मार्तांड टेम्पल। रिसेंटली कुछ पिलग्रिम्स ने प्रेयर्स ऑफर किया मार्तांड टेम्पल में जो कश्मीर वैली में स्थित है। मार्तांड टेम्पल जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कारकोटा डायनेस्टी के किंग ललितादित्य मुक्तापीड ने मार्तांड टेम्पल को बनाया था। कारकोटा डायनेस्टी जिसने कश्मीर में रूल किया था फ्रॉम 725 AD टू 753 AD। ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू मार्तांड। मार्तांड जो है ये सन गॉड है। टेम्पल में ग्रे स्टोन वॉल्स हैं और कोर्टयार्ड जो है इसमें पहले पानी जो है पानी से भरा हुआ था जो रिवर वाटर था बेसिकली, और ये रिवर वाटर एक कनाल से होते हुए आती थी विच इज फ्रॉम द रिवर लिदार। टेम्पल की जो वॉल्स हैं ये ग्रे लाइमस्टोन से बनी हुई है। कुछ इस तरीके से दिखती है मार्तांड सन टेम्पल कश्मीर की। टेम्पल में 3 डिस्टिंक्ट चेम्बर्स हैं, मंडप, गर्भगृह और अंतरालय। ये कश्मीर की केवल मात्र एक ही 3 चेम्बर्ड टेम्पल है। टेम्पल को कश्मीरी स्टाइल में ही बनाया गया था लेकिन इसमें इन्फ्लुएंस है क्लासिकल, ग्रेको रोमन, बुद्धिस्ट, गांधार और नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स की। इसमें टेम्पल की जो वॉल्स हैं वहाँ पे भी डेटीज को कार्व किया गया है। टेम्पल में रो ऑफ पिलर्स भी हैं जो कश्मीरी टेम्पल आर्किटेक्चर की एक यूनिक फीचर है। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि टेम्पल जो है इसे सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने डिमोलिश किया था, जो कश्मीर में जिन्होंने रूल किया था बिटवीन 1389 टू 1413।
इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि अर्थक्वेक की वजह से टेम्पल की जो वॉल है उसमें फॉल्ट्स आ गई और टाइम के साथ साथ वेदर कंडीशंस की वजह से टेम्पल की जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे खराब होने लगी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कर्तव्य पथ। राजपथ जो है, जो स्ट्रेच करता है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, रिसेंटली इस रास्ते को रीनेम किया गया है एज कर्तव्य पथ। प्रिसाइसली राष्ट्रपति भवन से नेताजी स्टैच्यू तक ये रास्ता जाएगा और ये पूरा जो एरिया है इसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा। कर्तव्य पथ में राजपथ और सेंट्रल विस्टा के जो लॉन्स हैं, मतलब सेंट्रल विस्टा जो नया पार्लियामेंट बनेगा उसकी जो लॉन है वो सभी कुछ इंक्लूड हो जाएंगी। राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ये एक पैलेस था जहाँ पे वाइसरॉय रहते थे और ये राजपथ का जो रास्ता है ये इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश रूल के दौरान कहलाया जाता था किंग्स वे। ये 3 किलोमीटर का एक रास्ता है और एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो हैं वो जो दिल्ली के आर्किटेक्ट्स हैं न्यू दिल्ली के, इन्होंने ही मॉडर्न न्यू दिल्ली को जो है प्लान और डिज़ाइन किया था। इन्होंने ही इस 3 किलोमीटर स्ट्रेच वाले रास्ते को बनाया था। 1911 में ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल है वो मूव की गई फ्रॉम न्यू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड रही फॉर सेवरल इयर्स। एडविन लुटियंस ने कंसेप्चुलाइज किया जो मॉडर्न जो सिटी है उसे, और उसके बाद इस रास्ते को जो राजपथ कहलाया जाने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने इसे नाम दिया था किंग्स वे इन द ऑनर ऑफ द एम्परर ऑफ इंडिया जॉर्ज V। जॉर्ज V ने इंडिया विजिट किया था इन द ईयर 1911, जब उन्होंने फॉर्मली ये प्रोक्लेम किया था कि कैपिटल जो है ब्रिटिश इंडिया की उसे मूव की जाएगी फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये जो नाम था किंग्स वे, ये इंस्पायर्ड था लंदन में एक रास्ता है किंग्स वे से, आर्टेरियल रोड, जिसे 1905 में बनाया गया था इन द ऑनर ऑफ किंग एडवर्ड VII जो जॉर्ज V के फादर थे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इस रास्ते को एक हिंदी नाम दिया राजपथ, जहाँ पे रिपब्लिक डे में हर साल पैरेड होता है। 15 अगस्त को रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रेस दिया कि जो भी सिंबल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म है उसे हमें अबॉलिश करना है। तो राजपथ का जो नया नाम है, नया लुक है, और ये जो नेताजी सुभाष बोस जी की जो 28 फुट की जो स्टैचू है अंडर द ग्रैंड कैनोपी, जहाँ पे एक समय जॉर्ज V जो है उनकी स्टैचू रहती थी, ये सारी चीज़ें न्यू इंडिया की जो स्पिरिट है उसे दर्शाता है। राजपथ ये जो नाम था ये सिंबलाइज करता था पावर को, अभी नाम को बदल के किया गया है कर्तव्य पथ। ये पब्लिक ओनरशिप और एम्पावरमेंट को और भी बूस्ट करता है। नेताजी सुभाष बोस जी की जो स्टैचू है इसकी इनॉग्रेशन और ये जो नाम चेंज किया गया है, ये सारी ही चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पंच प्राण नामक जो इनिशिएटिव है इसके तहत है। पंच प्राण फॉर न्यू इंडिया इन अमृतकाल, जिसमें कॉलोनियल माइंडसेट जो है इसे हटाना है इंडिया से। पराक्रम दिवस 23 जनवरी जो सुभाष जी के जन्मदिन के ऊपर रखा गया है, तो पराक्रम दिवस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी बोस की एक होलोग्राम स्टैचू को इनॉग्रेट किया था और यहीं पे एक मोनोलिथिक ग्रेनाइट स्टोन, एक सिंगल स्टोन से बनाया हुआ नेताजी सुभाष बोस का स्टैचू, जिसका वेट 65 टन्स का है, इस स्टैचू को क्राफ्ट किया गया है बाय अरुण योगीराज। इसी
जगह पे इसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो राजपथ की रीनेमिंग एज कर्तव्य पथ, इसके अलावा नया पार्लियामेंट और सुभाष बोस जी की नई स्टैचू, ये सारी ही चीज़ें जो हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट से दूर जाते हुए ली गई नई इनिशिएटिव्स को दर्शाता है, जो न्यू इंडिया का प्रतीक होगा। अगली टॉपिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रिसेंटली प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी पे उन्हें ट्रिब्यूट पे किया। 5 सितंबर को ही उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। उनकी एक बुक है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखा था इस बुक को, और इस बुक को ग्लोबल अटेंशन और रिकग्निशन मिला। उनकी जो फिलॉसफी है वो ग्राउंडेड थी इन अद्वैत वेदांत, हमने कई बार डिस्कस किया है, और वो हिंदुइज्म को डिफेंड करते थे अगेंस्ट अनइन्फॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। उनकी कुछ और बुक्स अगर हम देखें तो उसमें है इंडियन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट, ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस। उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला और 1931 में उन्हें ब्रिटिश रूल के दौरान नाइटहुड भी मिला था, और वो ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट को में उनको मेंबरशिप भी मिला था 1963 में। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उनका इलेक्शन हुआ था एज अ चेयरमैन इन द ईयर 1948। वो फाउंडर रहे हेल्पेज इंडिया की, जो एक रीनोन्ड एनजीओ है फॉर द एल्डरली एंड अंडर प्रिविलेज्ड इन इंडिया। इसके अलावा उन्होंने कृष्णर्पण चैरिटी ट्रस्ट, इसकी भी स्थापना की घनश्याम दास बिरला जी के साथ मिलके। इस ट्रस्ट ने प्री इंडिपेंडेंस एरा में काफ़ी ज़्यादा काम किया इन सोशल वर्क। वो इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चेयर किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज एक्सटर्नल डेट। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेटस रिपोर्ट ऑन द इंडियाज एक्सटर्नल डेट का जो 28th एडिशन है उसे रिलीज किया। एक्सटर्नल डेट किसी भी कंट्री के टोटल डेट का वो वाला पार्ट होता है दैट वाज बोरोड फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स, मतलब फॉरेन लेंडर्स से उधारी ली गई जो पैसे हैं वो। इसमें कमर्शियल बैंक से लिया गया पैसा हो सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी से। और जो डेटर है वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई कॉरपोरेशन हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट भी हो सकता है। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है उसकी क्या ट्रेंड्स हैं देखते हैं। मार्च 2022 में इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट रहा वो था $620.7 बिलियन US। 2021 के मार्च में एक्सटर्नल डेट था $573.7 बिलियन US। तो ग्रोथ हुआ है इंडिया के एक्सटर्नल डेट में 8.2% का ग्रोथ एक साल में। जो टोटल इंडिया का एक्सटर्नल डेट है उसमें से 53.2% जो अमाउंट है वो डॉलर्स में है, और उसके बाद 31.2% मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो डेट है वो इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है। आते हैं एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। एक्सटर्नल डेट जी कितना है और उसको हम अगर डिवाइड करें इंडिया के पूरे जीडीपी से तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। ये जो रेशियो है ये फॉल किया टू 19.9% मार्च 2022 को। 2021 को ये था 21.2% एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। एक साल पहले फॉरेन करेंसी रिजर्व्स एज अ रेशियो टू एक्सटर्नल डेट जो था इसका परसेंटेज 100.6% था। मतलब कितना हमारे पास फॉरेन करेंसी
है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स डिवाइडेड बाय कितना हमारा उधारी है एक्सटर्नल डेट, लेकिन इस साल ये जो रेशियो है ये कम होके आया है 97.8%। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट। इंडिया का लॉन्ग टर्म डेट मतलब ऐसा डेट जिसे बहुत लंबे समय के बाद चुकाना है, उसका अमाउंट है 499.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये टोटल जो इंडिया का डेट है इसका लार्जेस्ट पार्ट है। 80.4% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन शॉर्ट टर्म डेट की अगर हम बात करें, जिसे इंडिया को जल्दी से जल्दी चुकाना है, वो अकाउंट करता है 19.6% ऑफ द टोटल डेट, इंडिया का टोटल डेट। इसका अमाउंट है 121.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब आते हैं कमर्शियल बोरोइंग्स, एनआरआईज डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट और मल्टीलैटरल लोन्स पे। इंडिया का कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट और मल्टीलैटरल लोन एक साथ सभी को मिला के जो अमाउंट है, इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। बिजनेसेस और अदर एंटरप्राइजेस के लिए जब लोन लिया जाता है फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज, बैंक्स हो या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इन्हें कहते हैं कमर्शियल बोरोइंग्स। एनआरआई डिपॉजिट्स जो है वो 2021 में जो था उससे थोड़ा सा कम हुआ है डिपॉजिट्स इन 2022, लेकिन कमर्शियल बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट और मल्टीलैटरल जो लोन्स हैं दूसरी कंट्रीज से, ये इसमें थोड़ी एक्सपेंशन देखी गई है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब आते हैं सॉवरन एक्सटर्नल डेट पे। सॉवरन एक्सटर्नल डेट मतलब ऐसा डेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट भी कहा जाता है। ये अगर नेशनल गवर्नमेंट किसी अमाउंट को इशू करे और ऐसा अमाउंट जो बोथ फॉरेन करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी में डिनोमिनेटेड हो, इसी को कहते हैं सॉवरन एक्सटर्नल डेट। इंडिया का सॉवरन एक्सटर्नल डेट जो है वो 130.7 बिलियन यूएस डॉलर्स रहा इन मार्च 2022 and it increased by 17.1% over the level a year ago. इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसे IMF एलोकेट करती है, ये भी इंक्रीज हुई। मार्च 2021 में ये थी 5.5 यूएस बिलियन डॉलर्स और इस साल ये रही 22.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो में G-SEC में जो होल्डिंग्स होती है इन्वेस्टमेंट्स, वो कम हो गई। लास्ट ईयर थी 20.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, इस साल रही 19.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। क्या होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स? ये बेसिक्स हैं इकोनॉमी के, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, ये हमने डिस्कस भी किया है और ये बेसिक्स इकोनॉमी के जो स्टैटिक पोर्शन में हम कवर करते हैं। नेक्स्ट है नॉन सॉवरन एक्सटर्नल डेट। नॉन सॉवरन एक्सटर्नल डेट मतलब ऐसी बॉन्ड्स जिसे लोकल गवर्नमेंट्स इशू करती है, वो स्टेट हो, प्रोविंस हो, सिटी हो, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट इसे इशू नहीं करती है, इन्हीं को कहते हैं नॉन सॉवरन एक्सटर्नल डेट। इंडिया की नॉन सॉवरन एक्सटर्नल डेट में ग्रोथ देखा गया। इस साल डेट रहा 490 यूएस डॉलर्स, जो 6.1% का ग्रोथ शो करता है एक साल पहले की जो अमाउंट थी उसके कंपैरिजन में। नॉन सॉवरन डेट में कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट जो है वही 95% कंप्राइज कर लेती है नॉन सॉवरन डेट से। मतलब फॉरेन कंट्रीज में जो डिफरेंट लोकल एंटिटीज हैं, वो स्टेट्स हो लोकल या जो प्रोविंसेस हैं, इन जगहों से या फिर दूसरी जो सिटीज़ हैं, इन जगहों से डिफरेंट एंटिटीज से जो लोन लिया गया है, बोरो किया गया है, इसमें जो टोटल अमाउंट बोरो हुआ है उसका 95% तो गया है यहीं पे, कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट पे। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है
2021 में ये अराउंड जो अमाउंट था उससे 20.7% की इंक्रीज देखी गई है। अभी अमाउंट है $117.4 बिलियन। नेक्स्ट है डेट सर्विस रेशियो। किसी भी एक एंटिटी की एबिलिटी टू रीपे डेट, उधारी को वापस देने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, अगर हम उसे कैलकुलेट करें, इसी एबिलिटी को कहते हैं डेट सर्विस रेशियो। इंडिया की डेट सर्विस रेशियो में फॉल देखा गया है। पहले 2020-21 की अगर हम बात करें और 21-22 की अगर हम बात करें तो 5.2% का फॉल देखा गया है, मतलब एबिलिटी कम हुई है। अब आते हैं क्रॉस कंट्री कंपैरिजन पे। क्रॉस कंट्री पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो मॉडेस्ट है। ग्लोबली 23rd पोजीशन इंडिया ने ऑक्यूपाई किया है इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेट वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स। इंडिया का सस्टेनेबिलिटी बेटर है इन कंपैरिजन टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से बेटर है। ऐसा नहीं है इतना उधारी है कि इंडिया सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, रीपेमेंट करने की चांसेस ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्लोबली 23rd पोजीशन इंडिया होल्ड करा इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल डेट। वैसे हमें पता है कि एक्सटर्नल डेट उधारी होना ज़रूरी भी है। अगर हम उधार नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, तो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हों, जो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेसेस में किए जाते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरी अदर सेक्टर, ये नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो कंजम्पशन के लिए नहीं, लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे जिसमें कंट्री की ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जब लोन लिए जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ द कंट्री। लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा, जैसे चाइना करता है, कुछ कंट्रीज़ की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बना देती है, बड़ी से बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर वो डेट ट्रैप में पड़ जाते हैं वो सारी कंट्रीज़, जब वो रीपेमेंट कर ही नहीं पाते क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है वो नहीं है डेट को रीपे करने की, और उसी का फ़ायदा चाइना उठाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सटर्नल बोरोइंग इट्स एक्सट्रीमली गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंट्री। अगली टॉपिक है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ। इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया है टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी इंडिया यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी के पीछे है अकॉर्डिंग टू IMF प्रोजेक्शंस। इंडिया का इकोनॉमिक साइज इन कैश टर्म्स रहा $854.7 बिलियन इन मार्च 2022। यूके का रहा $816 बिलियन। आते हैं जीडीपी पे। अप्रैल टू जून क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी एक्सपैंड हुआ बाय 13.5%। ये क्विकेस्ट पेस था इन अ सिंगल ईयर, और इसीलिए इंडिया अभी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। इस करंट फिस्कल ईयर में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो चाइना के जीडीपी ग्रोथ से भी ज़्यादा रहा। चाइना का 0.4% एक्सपेंशन था, ग्रोथ एक्सपेंशन, नॉट टोटल जीडीपी, और इंडिया का 13.5% एक्सपेंशन, तो काफ़ी ज़्यादा रहा इंडिया का। ग्रोथ जो है वो कंजम्पशन की वजह से हुआ। कंजम्पशन और डोमेस्टिक जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रिवाइव हो चुका है, पर्टिकुलरली इन द सर्विस सेक्टर। पेंडेमिक के रेस्ट्रिक्शंस के बाद अभी लोग स्टेप आउट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एंड दिस डिमांड इज ड्राइविंग कंजम्पशन। सर्विस सेक्टर ने भी बाउंस बैक किया है, अभी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है सर्विस सेक्टर में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लोइंग ऑफ ग्रोथ देखा जा रहा है। 4.8% का रहा
और इम्पोर्ट्स जो हैं ये भी एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट इशू ये है कि इस साल बारिश बहुत अनइवन रहा, कम हुआ, अनइवन मॉनसून, और इसीलिए एग्रीकल्चर में ग्रोथ और रूरल डिमांड जो है ये बहुत ज़्यादा हैम्पर होने वाला है। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो इंडिया बन चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन फिर भी इसे कुछ और पैरामीटर्स से जोड़ के देखने की ज़रूरत है, और तभी हम डेवलपमेंट को प्रॉपरली देख पाएंगे इन पर्सपेक्टिव। पहला है पॉपुलेशन साइज। 2022 में इंडिया का पॉपुलेशन रहा 1.41 बिलियन, लेकिन यूके का पॉपुलेशन रहा सिर्फ 68.5 मिलियन। तो इंडिया का पॉपुलेशन यूके से 20 गुना ज़्यादा है। तो इंडिया ओवरटेक तो कर गया है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमी यूके को, लेकिन पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एक डाउन साइड है, तो कंपैरिजन ही नहीं बैठता। तो पॉपुलेशन साइज को ब्रिज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली है जीडीपी पर कैपिटा। सिंस पॉपुलेशन साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, हम यहाँ पे यूके को ही कंपैरिजन में पकड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यूके को ही इंडिया ने ओवरटेक किया है एज दी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस है, और जीडीपी पर कैपिटा जो है ये एक मोर रियलिस्टिक कंपैरिजन शो करता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो होता है, हर एक इंसान का कितना इनकम है, इसका एवरेज हम निकालें तो पर कैपिटा इनकम लेवल्स जो है दोनों कंट्रीज़ की, इंडिया और यूके की, ये बहुत इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में एवरेज इंडियन का एक इनकम जो है वो बहुत लो है इन कंपैरिजन टू व्हाट अ पर्सन अर्न्स इन यूके। नेक्स्ट है पॉवर्टी लेवल्स। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक इंसान क्या अर्न करते हैं एवरेज में, ये बहुत ज़्यादा लो है इंडिया में, और जाहिर है इसकी वजह से ही लेवल ऑफ पॉवर्टी जो है वो बहुत हाई है। बट ये नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में यूके का जो शेयर था इन एक्सट्रीम पॉवर्टी वो बहुत हाई था इन कंपैरिजन टू इंडिया। यूके में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी था। आज चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं। इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है इन कर्बिंग पॉवर्टी, बट फिर भी कैचअप नहीं कर पा रहे हैं यूके या दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। एंड दिस थैंक्स टू colonial rule and looting of our country, one of the factors responsible. Next है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऐसा कहा जाता है कि हायर जीडीपी और हाई फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये दोनों अगर है तो बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने इसी सेशन में डिस्कस किया है कि इट इज़ अ कंपोजिट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैरामीटर्स। आज इंडिया का HTI जो है और यूके का HTI जो है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया अगर यूके के साथ कैचअप करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो अभी भी शायद 10 साल लग जाए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। एक कंट्री रिच बनता जा रहा है, इसका एक क्रूशियल एलिमेंट ये है कि वो अपनी सिटीजन्स को कैसी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो दे रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स 0 to 100 अगर हम इस स्केल में देखें ऑन एन एवरेज, तो इसमें कई सारी चीज़ें, एसेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सर्विसेज, मटर्नल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सर्विस कैपेसिटी, एक्सेस एट्सेट्रा। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट है, गवर्नमेंट का पॉलिसी फोकस भी हेल्थ केयर स्कीम से है। इंडिया ने 2005 से डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन इंडिया को अभी काफ़ी आगे जाना है। हर एक पैरामीटर में, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो, वो इंश्योरेंस कवरेज हो, वो एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, सभी चीज़ों में इंडिया को अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर हम सिग्निफिकेंस देखें
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी इंडिया बन चुका है इस बात का। तो 10 साल पहले भी लार्ज इकोनॉमीज में यूके का रैंक था फिफ्थ पोजीशन पे था यूके। इंडिया का रैंक था 11th लार्ज इकोनॉमीज में, और अभी यूके को क्रॉस कर चुका है इंडिया। सो इट्स अ मेजर माइलस्टोन, नो डाउट, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो in terms of other parameters. अगली टॉपिक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। रिसेंटली प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान स्कीम को लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं देख लेते हैं। पहला है कि जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें एडिशनल पेशेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि ट्रीटमेंट होने के बाद आउटकम्स बेहतर आए। नेक्स्ट है टीबी के अगेंस्ट जो फाइट है, इस फाइट में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करना ताकि इंडिया अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर सके। इंडिया ने कमिट किया है कि 2025 तक इंडिया टीबी को एंड कर देगी अपने देश में। नेक्स्ट है CSR एक्टिविटीज को लेवरेज करना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज है, बिजनेसेस हैं, इनके ऊपर CSR को मैंडेटरी बनाया गया है, यानी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन्हें कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है मैंडेटरीली। तो इसे और भी स्ट्रेंथन करना। ये जो इनिशिएटिव है ये कई सारी चीज़ों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी, जैसे कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसके अलावा टीबी पेशेंट्स की जो डायग्नोसिस है इसमें इन्वेस्टिगेशंस बेटर हो, इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, वोकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड की जाएगी। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ये हाईलाइट किया है कि ये हर एक सिटीजन का ड्यूटी है कि वो एंटी ट्यूबरकुलोसिस कैंपेन जो है इसे हाई प्रायोरिटी दे, इसे एक मास मूवमेंट बनाए। भारत में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से सबसे ज़्यादा मौत होती है अमंग ऑल अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस। मतलब सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस में से टीबी की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है इंडिया में। वर्ल्ड में जितने टीबी पेशेंट्स हैं, अगर उसके कंपैरिजन में हम बात करें तो टोटल टीबी पेशेंट्स वर्ल्ड में उससे ज़्यादा टीबी पेशेंट्स 25% ज़्यादा टीबी पेशेंट्स सिर्फ इंडिया में ही हैं। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टीबी बर्डन है। 26 लाख लोग जो है वो इस डिजीज़ के शिकार हैं और हर साल 4 लाख लोग टीबी की वजह से डेथ होती है उनकी। टीबी का इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा है, लॉस ऑफ लाइव्स भी होता है, इनकम, वर्क डेज, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है बिकॉज ऑफ टीबी। और सबसे ज़्यादा टीबी से ग्रसित लोग जो है वो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। सभी कंट्रीज ने एक गोल सेट किया है कि वो टीबी को इरेडिकेट करेंगे बाय द ईयर 2030 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बट इंडिया ने ये टारगेट जो है इसे रखा है 2025 तक, मतलब 2025 तक इंडिया अपने देश में टीबी को इरेडिकेट कर देगी, ऐसा टारगेट है। इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट टीबी इनिशिएट किए हैं। गवर्नमेंट ने टीबी के अगेंस्ट कई सारी अवेयरनेस कैंपेन्स को इनिशिएट किया है। इसके अलावा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए कई सारी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। टीबी पेशेंट्स की एक ट्रैक रख सके पूरी कंट्री में, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नए सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहते हैं निक्षय। निक्षय जो है ये एक वेब इनेबल्ड एप्लीकेशन है जिसमें मॉनिटर किया जा सकता है टीबी पेशेंट्स के डेटा को कि कौन टीबी से ग्रसित है। इस इनिशिएटिव के कई सारे आउटकम हैं,
निक्षय की बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसे अभी रिसेंटली चालू किया गया है, इसके कई सारे आउटकम्स हो सकते हैं. फर्स्टली, इट विल एनकरेज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सोसाइटी इन द फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को मास मूवमेंट बनाने की एक मुहिम चालू की जा रही है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस मूवमेंट. तो सोसाइटी जब इन्वॉल्व होगा एक्टिवली, तो तभी ये जो टारगेट है ये और जल्दी इसे रीच कर पाएंगे इंडिया. पब्लिक अवेयरनेस जब बढ़ेगी टीबी के अगेंस्ट, प्रॉपर मेडिकेशन हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, अर्ली डायग्नोसिस हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर हो पाएगी. रिडक्शन ऑफ द स्टिग्मा, मतलब जब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा उस समय पे स्टिग्मा जो है टीबी से एसोसिएटेड ये भी रिड्यूस होगा. कई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा टीबी जो पेशेंट हैं उन्हें इग्नोर करते हैं, उनके स्टिग्मा की वजह से उन्हें और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इन पेशेंट्स को. तो जब अवेयरनेस फैलेगी तब ये सारी चीज़ें थोड़ी कम होंगी. इस इनिशिएटिव के तहत टीबी पेशेंट्स को एडिशनल सपोर्ट दी जाएगी. तो इस प्रोविज़न की वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है टीबी पेशेंट्स का, उनके फैमिलीज़ का, वो भी रिड्यूस होगा. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी हमें पता है कि ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो. इसके अलावा टीबी पेशेंट्स की जो न्यूट्रिशन है वो भी इम्प्रूव होगी और बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स जो हैं वो इंश्योर होगी. कई पेशेंट्स को, टीबी पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को ये नहीं पता कि प्रॉपर न्यूट्रिशन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो. तो जब अवेयरनेस होगी, मास मूवमेंट होगा और गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलेगा तो ट्रीटमेंट का आउटकम जो है वो भी बेटर होगा. टीबी जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ये यूजुअली लंग्स को अफेक्ट करता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लंग्स को ही करेगा. टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, वो किडनी हो, स्पाइन हो या ब्रेन हो. पूरे दुनिया में टीबी पेशेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो 8 देशों में मिलती है. हाफ ऑफ द TB patients are found in 8 countries and these are Bangladesh, China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Philippines and South Africa. हर साल 10 मिलियन लोग TB की वजह से मरते हैं. TB एक प्रिवेंटेबल डिजीज है और एक क्योरेबल डिजीज भी है. फिर भी 1.5 मिलियन लोग जो है TB की वजह से हर साल मरते हैं. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस में ये सबसे ज़्यादा लोग इसी की वजह से मर रहे हैं. टीबी जो है ये लीडिंग कॉज है डेथ ऑफ पीपल की विथ HIV. जिन्हें HIV हो गया है वो सबसे ज़्यादा मर जाते हैं बिकॉज टीबी हो जाता है उन्हें लास्ट में और वो उनसे रिकवर नहीं कर पाते. इसके अलावा एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस AMR, इससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है टीबी. जिन्हें टीबी होता है उन्हें AMR होने की चांसेस, मतलब इसमें वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो किसी ड्रग्स से, किसी भी और मेडिसिन उनके ऊपर काम नहीं करता और इसीलिए वो टीबी जो है वो जल्दी वो क्योर भी नहीं हो पाता क्योंकि वो मेडिसिन्स उनके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस. हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है इन प्रीवियस सेशंस व्हाट इज AMR और एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस. माइंडलेसली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बाय द डॉक्टर्स. इसके अलावा लोग भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही एंटीबायोटिक्स लेके कंज्यूम करते हैं. थोड़ा फीवर आ गया इसकी वजह से. नॉट ओनली दैट, कोर्स कंप्लीट भी नहीं करते. इन सभी चीज़ों की वजह से एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस बनता जा रहा है. इसमें जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर काम नहीं करता है क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं. तो इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस और यही मेजर, मतलब टीबी जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है टू AMR क्योंकि इसमें भी
कई सारी मेडिसिन्स कंज्यूम की जाती है और देखा जा रहा है कि ये काम नहीं कर रही है टीबी को क्योर करने के लिए। और इसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा माइंडलेसली एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन होता है हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स। नंबर 1, OECD has been publishing the Human Development Report since 1990. Number 2, the Miyawaki method was designed by Japanese botanist Akira Miyawaki in the 1980s. It is a technique to create microforests over small plots of land. Number 3, Shumang Leela is a traditional form of theatre in Nagaland and the roles of female artists are played by male actors and male characters are played by female artists in case of female theatre groups. Number 4, Martand Temple of Arunachal Pradesh was built by the Karkota dynasty king Lalitaditya Mukta Pida. Number 5, India has more than 50% of the total TB patients in the world. Number 6, Edwin Lutyens conceptualized the modern imperial city of Delhi. Number 7, the philosophy of Rabindranath Tagore was written by Rash Bihari Bose. Number 8, India's external debt as a ratio to GDP is more than 30%. Number 9, Legionnaires' disease is a serious type of pneumonia, that is lung infection caused by virus. Number 10, the Indian government has set the target of eradicating TB by the year 2030. With this we come to an end of this session. Thank you so much.